Hello class. Today we will do chapter 2 Natural Resources, Land, Soil and Water. In this chapter we will learn about land, mountains, plains and plateaus, land in India, soil की layers के बारे में भी हम बात करेंगे. इसके अलावा different types की soils के बारे में भी बात करेंगे. We'll also talk about soil conservation in India, water in India, conservation of water resources. लैंड सॉइल एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय अस. तो देखो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये नेचर हमें प्रोवाइड कराती है, लैंड सॉइल एंड वाटर. However, these resources are not evenly distributed, although they are closely interlinked and we need all three to exist. तो हर जगह बराबर तो नहीं है, पानी बराबर नहीं है, इसके अलावा सॉइल एक जैसी नहीं है इंडिया में. तो ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं और कहीं ना कहीं हम इन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. In the previous chapter, we read about these resources. Let us learn more about them in this chapter. First, we will talk about land. Land covers about 29% of total surface area of the earth. तो हमारा जो अर्थ है उसका टोटल जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, उसका 29% क्या है? लैंड. Human beings are dependent on land for most of their requirements such as food, clothing and shelter. तो ह्यूमन बींग्स किस पर डिपेंड करते हैं? लैंड पर डिपेंड करते हैं. किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, खाने के लिए. भाई आपकी क्रॉप्स कहाँ ग्रो करती हैं? लैंड में. ओके. क्लोथिंग, उसके लिए भी हम लैंड पर ही डिपेंड होते हैं. और शेल्टर, आप पानी में तो घर बना नहीं सकते, आपको जगह चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए. Animals are also dependent on it for food and shelter. Most human activities depend on the type of land that they live on. जो लोग काम करते हैं उनका काम भी अलग अलग होता है on the basis of the land, यानी कि जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं. Land can be generally categorized into 3 types: mountains, plains and plateaus. तो हमने 3 टाइप से पूरी लैंड को डिवाइड किया हुआ है. माउंटेन्स यानी कि पहाड़, प्लेन्स यानी कि बिल्कुल मैदानी एरिया, बिल्कुल फ्लैट सरफेस, प्लेटू यानी कि जो थोड़ा सा ऊंचा एरिया होता है. माउंटेन्स, माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड्स फाउंड ऑन द अर्थ. तो माउंटेन क्या है? बहुत ऊंचा एरिया, पहाड़ी एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं माउंटेन्स. Some important mountain ranges of the world include Himalayas in Asia, the Atlas in Africa, the Alps in Europe, the Rockies in North America, and the Andes in South America. These are very valuable to us as they are covered with snowfields that are a source of many perennial rivers. Perennial मतलब ऐसी rivers जो पूरे साल बहती हैं, पूरे साल flow करती हैं, उन rivers को हम बोलते हैं perennial rivers. और ये जो रिवर्स होती हैं इनमें पानी आता है बर्फ पिघलने से जो कि पहाड़ों पर होती है. पेरेनियल रिवर्स ऑन द अदर हैंड मेक द प्लेन्स फर्टाइल बाय ब्रिंगिंग एलुवियल सॉइल विद देम. अब देखो पेरेनियल रिवर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि पेरेनियल रिवर्स जब पहाड़ों से बहकर आती है तो अपने संग सिल्ट लेकर आती है, एलुवियल सॉइल लेकर आती है और ये बहुत अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए. Natural vegetation found on mountains provide shelter to wildlife. The coniferous trees found in mountains also have good commercial value. इसके अलावा जो trees होते हैं, जो वहाँ का vegetation है, वो भी बहुत important होता है और rich होता है. Mountains also affect the climate of a place. For example, the Himalayas found in India stop the monsoon winds from India to blow over the extreme north and thus cause rainfall in India. तो देखो कितने ज़रूरी हैं हिमालयाज़ हमारे इंडिया के लिए. अगर इंडिया में हिमालयास नहीं होते तो जो मॉनसून वाली हवाएं होती हैं वो चली जाती, रुक नहीं पाती और इंडिया में बारिश नहीं होती. अब हम बात करते हैं प्लेटूज. सो प्लेटूज आर फ्लैट लैंड्स दैट आर हायर देन द सराउंडिंग लैंड्स. ये ऐसी फ्लैट लैंड होती है जो थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है. सम पॉपुलर प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड आर द तिब्बतन प्लेटू, द डेक्कन प्लेटू जो कि इंडिया में है, the Anatolian Plateau in Asia and the Brazilian Plateau in South America, Siberian Plateau in Russia. Plateaus cover about 45% of the land surface. तो कितना है ये? 45% कवर करता है. Plateaus are generally rich in mineral deposits. Plateaus में अच्छा खासा आपको mineral deposits मिलते हैं. यहाँ से आप अच्छे खासे minerals खोद सकते हैं.
सम ऑफ द कॉमन मिनरल्स फाउंड इन प्लेटूज इंक्लूड कोल, आयरन और मैंगनीज एंड बॉक्साइट। अंडरलाइन करिएगा इसको। अब हम बात करते हैं प्लेन एरिया की, यानी मैदानी क्षेत्र की, जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, एक जैसे होते हैं। प्लेन्स आर फ्लैट एंड फर्टाइल एरियाज फाउंड एट लो एल्टीट्यूड्स। तो बहुत फर्टाइल एरिया होता है। सम फेमस प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इन इंडिया, द इंडस प्लेन्स इन पाकिस्तान एंड यंगटेजियांग प्लेन्स इन चाइना, द नॉर्थ यूरोपियन plains in Europe and the prairies in North America. Most of the plains are formed due to the deposition of alluvium brought down by the rivers. Plains are generally highly populated regions as agriculture and related activities can be done here. तो देखो ये जो प्लेन्स हैं ये कवर करते हैं ऐसे एरिया को जहाँ से रिवर होकर निकलती है, और रिवर होकर निकलेगी तो अपने संग लाएगी एलुवियल सॉइल यानी कि फर्टाइल सॉइल, और फर्टिलिटी यहाँ की अच्छी होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनका जो काम होता है वो मेनली एग्रीकल्चर ही होता है। प्लेन्स ऑल्सो हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि भाई मैदानी एरिया है, फ्लैट लैंड है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं लैंड इन इंडिया। इंडिया हैज़ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स सच एज द हिमालयाज इन द नॉर्थ, द फर्टाइल प्लेन्स साउथ ऑफ द हिमालयाज, द डेक्कन प्लेटू साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयाज की। थोड़ा सा ये मैप देखिएगा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा आपका हिमालयन एरिया है। ओके, The Himalayas are the highest young-fold mountains with a stretch of 2,400 km in an east-west direction. It has 3 parallel ranges. कौन कौन सी हैं? शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज और हिमाद्री। The lowest range यानी सबसे जो छोटी है वो है आपकी शिवालिक. This range has deciduous vegetation such as sal, bamboo and teak. The middle range of the Himalayas is known as the Middle Himalayas. बीच वाले जो रेंज है उसको हम बोलते हैं Middle Himalayas. It is the second highest range in the Himalayas. These mountains are thickly forested. इसके अंदर अच्छे खासे जंगल हैं, coniferous trees आपको मिलेंगे जैसे कि pine, चिर and deodar. The highest range of the Himalayas is the Himadri. सबसे highest range है आपकी हिमाद्री. It is the source of many important rivers. यहाँ से आपकी rivers निकलती हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा. It is also home to many high peaks such as नंदा देवी and Mount Godwin, Austin और K2. तो यहाँ पर सबसे लंबी चोटियाँ भी, चोटियों का मतलब पहाड़ी जो पीक है, पहाड़ की जो पीक है आपको सबसे लंबी मिलेगी, हाई मिलेगी, वो है नंदा देवी एंड माउंट गॉडविन, ऑयस्टन और K2. Northern plains. So the northern plains are situated to the south of the Himalayas. यानी हिमालयाज के साउथ में है नॉर्दर्न प्लेन्स. दे आर फ्रॉम, मैं आपको दिखाती भी हूँ, थोड़ा सा पार्ट दिखाती हूँ मैं आपको. ये तो रेनफॉल का है. इस मैप में मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ग्रीन, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये है आपका प्लेन्स. ओके, यहाँ पर प्लेन्स है. They are formed by the deposition of alluvial soil brought down by the rivers that originate in the Himalayas. तो ये कैसे बनता है? यहाँ पर alluvial soil आती है, पहाड़ों से जो बहकर आती है नदी. देखो ये पहाड़ों से जो ऊपर से नदी बहकर आती है, यहाँ पर ये अपने संग alluvial soil लाती है और ये soil को यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है और ये बन जाता है आपका plain area. Perennial rivers on the other hand make the plains fertile by bringing alluvial soil with them. माउंटेन्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. तो देखो माउंटेन से भी जो वहाँ का क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो चेंज होता है. द हिमालयाज फाउंड इन इंडिया स्टॉप द मानसून विंड्स फ्रॉम इंडिया टू ब्लो ओवर द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड दस कॉज रेनफॉल इन इंडिया. Plains. Plains are flat and fertile areas found at low altitudes. Some famous plains of the world are the Ganga Brahmaputra plains in India, the Indus plains in Pakistan, the Zhangjiang plains in China, and the European plains in Europe, and the prairies in North America. तो ये हमने पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है प्लेन्स में.
अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। ओके, अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ हैं? साउथ है हिमालयाज के। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय down by the rivers that originate in the Himalayas. The rivers like Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj drain the western part of the northern plains. The Ganga and its tributaries like the Yamuna, Chambal, Betwa, Son drain the central part of the northern plain. तो देखो यहाँ पर आपका जो है ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर गंगा यमुना ये सब बहती है, इसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है वो फर्टाइल है और एलुवियल यहाँ पर अच्छा खासा डिपॉजिट होता है। The Brahmaputra river drains the eastern part of the northern plains. Such crops such as rice, wheat, jute and sugarcane are extensively grown in the northern plains. तो यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है? यहाँ पर राइस उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है ना, शुगर केन भी होता है। अब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की। द डेक्कन प्लेटू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। तो डेक्कन प्लेटू कहाँ है? ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है। देखो डेक्कन प्लेटू, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो इस टाइप से ये जो दिखाया हुआ है आपको, ये लाइन लाइन बनाकर दिखाया हुआ है, ये जो है आपका ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स सच एज आयरन ओर, कोल एंड मैग्नीज। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन ओर है, कोल है और मैंगनीज है। Many rivers such as the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and Tapi flow through the Deccan Plateau. तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? यहाँ पर आपकी बहती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा। Many dams have been constructed on these rivers for storing water for irrigation and generating electricity. इसके अलावा यहाँ पर rivers का पानी स्टोर किया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सके, जनरेट की जा सके। Crops such as cotton, sugarcane and oilseeds are extensively grown here. अब हम बात करेंगे coastal plains and islands. The coastal plains and islands are rich in natural vegetation and wildlife. Crops such as rice, coconut are grown all along the coast. Great Indian Desert यानी कि रेगिस्तान। The Great Indian Desert is a dry region which receives very little rainfall. तो Great Indian Desert ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। आपको पता है ना, डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर कम पानी होता है, बारिश कम होती है। It is also known as the Thar Desert. इसको हम क्या बोलते हैं? Thar Desert. It lies to the west of Aravalli Range. Due to the scarcity of water, it has sparse vegetation. देखो पानी कम होगा तो vegetation भी कम होगा, पेड़ पौधे भी कम उगेंगे। However, the Indira Gandhi Canal has made the northwestern part suitable for agriculture. In recent times, it is the major change in the land use pattern in India. अब हम बात करेंगे सॉइल। देखो लैंड किससे बनती है? लैंड बनती है सॉइल से। द सॉइल इज द लूज अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर है मिट्टी की, उसे वो जो लूज है, दैट इज सॉइल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमस एंड फाइन पाउडर्ड रॉकी मटीरियल। इसके अंदर क्या होती है? ह्यूमस होती है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सबको पता है कि सॉइल ही है जो कि प्लांट्स और ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती है। वी डिराइव मैनी थिंग्स फ्रॉम द सॉइल। Some products such as fruits, vegetables, grains are obtained directly, whereas other products like milk and eggs are obtained indirectly from the soil. तो देखो हम जो खाना खाते हैं, जो fruits खाते हैं, जो vegetables खाते हैं, वो कहाँ grow करती है? Of course land पर। land पर किसकी help से grow करती है? soil की help से। The formation of soil is a very slow process. It can take thousands of years to form a thin layer of soil. बहुत टाइम लगता है इस मिट्टी को तैयार होने में। ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी रातों रात तैयार हो जाती है। वेदरिंग होती है, बहुत लंबे समय लगता है इसको बड़ी बड़ी चट्टानों से अच्छी मिट्टी बनने में, जिसमें आप प्लांट्स उगा पाओ, फ्रूट्स खा पाओ और वेजिटेबल्स खा पाओ। तो लेयर्स की बात करते हैं। देखिए ज़रा इसकी लेयर्स देखिए। सबसे पहली लेयर है आपकी टॉप सॉइल, देखिए ये वाली हो गई आपकी टॉप सॉइल। उसके बाद देखिए सब सॉइल, देन सबस्ट्रेटम, देखिए ये वाली सबस्ट्रेटम हो गई।
और उसके बाद हो गई आपकी बेड रॉक, यानी कि देखो सबसे बड़े बड़े जो पत्थर है ना, दिस इज बेड रॉक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप सॉइल की। देखिए टॉप सॉइल जिसके अंदर ह्यूमस होती है और प्लांट्स को ग्रो करने में भी टॉप सॉइल हेल्प करती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक सच एज क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो इसके अंदर क्या होती है, क्ले होती है, सिल्ट होती है, सैंड होती है। Humus is also found in the topsoil. We plant seeds in this layer of the soil. It is soft and porous. बहुत सॉफ्ट होती है मिट्टी। देखिए आपने अपने आंगन में जाकर देखिए, आपने स्कूल में भी देखी थी, जब आप स्कूल आते थे तो देखा है ना, लूज मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, पानी आराम से सोख लेती है सारी मिट्टी। अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर की। देखो ये वाली दूसरी लेयर है, ये है आपकी सब सॉइल। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल। तो देखो टॉप सॉइल के नीचे है ना, टॉप सॉइल के नीचे है सब सॉइल। इट इज़ मेड अप ऑफ वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक मतलब टूटी हुई रॉक से बनी हुई होती है। क्ले, सिल्ट एंड सम न्यूट्रिएंट्स। द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन दिस लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो रेन वाटर है यानी जो बारिश का पानी है वो कहाँ इकट्ठा होता है, वो होता है आपका सब सॉइल में। It is hard and compact, and only the roots of a few big plants can reach into this layer of soil. तो यहाँ तक देखो टॉप सॉइल में ही जो जड़ें होती हैं वो रहती हैं, पर जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उन्हीं पेड़ों की जड़ें सब सॉइल तक पहुँच पाती हैं। अब सबस्ट्रेटम, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सब सॉइल। तो देखो सब सॉइल से नीचे क्या है, सबस्ट्रेटम। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक। ये देखो टूटी हुई रॉक से बनी हुई है, और बेड रॉक में तो आपको दिखेगी ही रॉक्स ही। इट इज फाउंड बिलो द सबस्ट्रेटम। इट इज द लास्ट एंड द हार्डेस्ट लेयर ऑफ सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। ये देखो ये अनवेदर्ड है, ये टूटी हुई नहीं है, ये पूरे के पूरे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, है ना। अब देखो सॉइल भी बहुत टाइप की होती है। देयर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल। तो कितने टाइप्स की है हमारे पास सॉइल, 6 टाइप्स की सॉइल है हमारे पास। कौन कौन सी है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। तो सबसे पहले देखते हैं एलुवियल सॉइल। देखो आपको मैप में भी नजर आएगी, ये जो ग्रीन वाली है ना, जो अपने संग गंगा यमुना सब बहाकर लाते हैं, प्लेन बनाती हैं, ये देखो ये बहुत अच्छी मिट्टी होती है, इसमें अच्छे खासे वेजिटेशन आप कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। इट इज़ फाउंड व्हेन रिवर डिपॉजिट एलुवियम ऑन देयर बैंक्स। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, और ये नदी अपने संग बहाकर लाते हैं इस सॉइल को। दूसरी है ब्लैक सॉइल। तो देखिए सबसे पहले कि ब्लैक सॉइल हमें दिखेगी कहाँ। ये जितना भी आपको ग्रे वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये देखिए ये वाला, जितना भी आपको ये ग्रे वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सब आपकी क्या है, ब्लैक सॉइल। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स। अब हम बात करते हैं रेड सॉइल की। तो चलिए रेड सॉइल ढूंढते हैं कहाँ है इंडिया में। रेड सॉइल देखो आपको पता है ना, ये जो आपको दिया हुआ है ना इंडेक्स, इसमें आप देख लिया करो। रेड सॉइल का डिज़ाइन देखिए, ये देखिए किस तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया है। इसको डिपिक्ट किया गया है येलो पर पिंक कलर के पॉइंट्स। तो येलो पे पिंक कलर के पॉइंट्स ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ये है, दिखा, ये देखो ये है, ये है, ये सब क्या है, आपकी रेड सॉइल है। इट इज़ फाउंड इन द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ रेड इन कलर। तो देखो इसका नाम ही है रेड सॉइल, तो ये किस कलर में होती है, रेड कलर में, इसलिए इसका नाम है रेड सॉइल। द रेड कलर इज ड्यू टू द हाई आयरन। इसको अंडरलाइन करिएगा, ये रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी आयरन होता है इसके अंदर, पर ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। अब है आपकी लेटराइट सॉइल। इट इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो चलिए लेटराइट सॉइल को ढूंढते हैं। इट इज़ पर्पल इन कलर। तो देखो यहाँ पे जितना भी आपको ये पर्पल पोर्शन दिख रहा है, ये है आपका लेटराइट सॉइल। इट इज़ नॉट सो फर्टाइल, ये भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। इट इज़ फाउंड इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ये कहाँ पर होती है, ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है और टेम्परेचर भी होता है।
Due to heavy and continuous rainfall, minerals are removed from the soil as water passes through it. बहुत ज़्यादा पानी की वजह से इसके जो मिनरल्स होते हैं वो बह जाते हैं. अब माउंटेन सॉइल, तो देखिए माउंटेन सॉइल कहाँ पर है भाई, माउंटेन है तो माउंटेन की तरफ ही मिलेगी. तो माउंटेन थे हमारे ये, देखिए ये जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो ग्रीन है, ग्रीन कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये है आपकी माउंटेन सॉइल. इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन. इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड रिच इन ह्यूमस. काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है, ये फर्टाइल होती है. डेजर्ट सॉइल, इट इज़ मेनली फाउंड इन राजस्थान. तो डेजर्ट सॉइल देखिए ज़रा, येलो कलर की है, ये वाली है, ये हो गई आपकी डेजर्ट सॉइल. इट इज़ पोरस एंड कैनॉट रिटेन मॉइस्चर. ये रेत होती है एक तरह से, और ये अपने अंदर मॉइस्चर को नहीं बांध के रख सकती है. दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल. इसीलिए रेगिस्तान में ज़्यादा वेजिटेशन नहीं हो पाता. अब देखो, हमने देखा ना कि हमारे लिए सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, तो सॉइल को तो हमें बचाना होगा. द सॉइल इज़ एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स. इट हैज़ इन्यूमरेबल यूजेस. Therefore, it is our duty to conserve this valuable resource. Some measures that we can take to conserve soil are. तो देखो, हमने पढ़ा कि सॉइल हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. जब सॉइल इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो हमें बचाना तो चाहिए उसको. तो देखते हैं कैसे बचा सकते हैं. सबसे पहला तरीका है आपके पास एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ. जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो पेड़ लगाओ. कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना हो, पेड़ लगाइए. It is one of the most effective methods of conserving soil. More and more trees should be planted. In coastal and dry regions, rows of trees and shrubs should be planted to check the wind movement so as to protect the soil cover. These are known as shelter belts. तो क्या होता है, जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं. अब आप बोलोगे मैम पेड़ से सॉइल का क्या कनेक्शन. तो देखो, जब पेड़ लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो जड़ें होती हैं पेड़ की, वो मिट्टी को बांध लेती हैं. तो जब बारिश आती है, बहुत तेज़ पानी बहता है या बहुत तेज़ हवा बहती है, तो जो मिट्टी है वो अपनी जगह से नहीं कहीं जाती है, ना ही वो बहती है. तो इसलिए इवन जो कोस्टल एरियाज़ हैं और जो सूखे एरिया है जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दिए जाते हैं लाइन से, जिससे कि वहाँ पर जो मिट्टी है वो उड़ ना जाए, खराब ना हो जाए. इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स. दूसरा तरीका है स्ट्रिप क्रॉपिंग. इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन नैरो स्ट्रिप्स यूजुअली अलोंग द नेचुरल कॉन्टोर्स ऑफ द लैंड. इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके की क्रॉप को ग्रो करते हैं. तीसरा है कॉन्टोर प्लगिंग. द मेथड ऑफ प्लोइंग फील्ड्स पैरेलल टू द नेचुरल contours of the hills to form a natural barrier is known as contour plowing. Now contour plowing. The method of plowing fields parallel to the natural contours of the hills to form a natural barrier. इसमें क्या करते हैं कि लाइन से आपके हिल्स जो हिली एरिया होता है उसमें आपके पेड़ लगा दिए जाते हैं. This is done to check the flow of water. Now, growing fodder. आपने देखा होगा जब कुछ टाइम के लिए खेतों को खाली छोड़ते हैं तो उसमें क्रॉप नहीं उगाते हैं, उसमें फॉडर उगा देते हैं. ओके, फॉडर शुड बी ग्रोन एज अ क्रॉप टू अवॉइड ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, शीप एंड गोट्स. ओवरग्रेजिंग मेक्स द लैंड वल्नरेबल टू विंड एंड रेन. इससे क्या होता है कि एक तो ओवरग्रेजिंग से बच जाते हैं जितने भी आपके एरियाज़ होते हैं, और जब ओवरग्रेजिंग से बचेंगे तो आपकी जो सॉइल है वो कंजर्व रहेगी. नाउ टेरेस फार्मिंग. इन दिस मेथड द हिल स्लोप्स आर कट इनटू टेरेसेस. इसमें क्या करते हैं कि जो आपके हिली एरियाज़ होते हैं उन्हें टेरेस में कट करते हैं. टेरेस मतलब सीढ़ियों टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं उनको, जिससे कि पानी अगर बहकर आएगा ऊपर से तो तेज़ी से पानी बहकर नहीं आएगा, वो धीरे धीरे बहकर आएगा और आपका जो सॉइल है वो पूरी तरीके से नीचे बहकर नहीं आ पाएगी. क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दीज टेरेसेस. और इन्हीं टेरेसेस पे क्या उगाते हैं, क्रॉप्स. Now rock dam. In this method, rocks are piled up to slow down the flow of water to prevent gullies and further soil loss. इसमें क्या करते हैं, रॉक्स को एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं जिससे कि एक दीवार टाइप की बन जाती है रॉक्स की,
और जो पानी बहता है तो वो फ्लो से पूरी ताकत से पानी नहीं बहता है और आपका जो सॉइल लॉस होता है वो होने से बच जाता है। नाउ क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप को ग्रो करना हर साल डिफरेंट तरीके से, जैसे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड, यानी कि पूरे साल आपकी जो लैंड है उस पर अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जाए, एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो ना की जाए, जिससे कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बचे रह पाए सॉइल के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वाटर। ओके, टिल देन बाय।